Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th of May 2021. तो 5 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज मैं आपको ऑर्डर बता दूं कि किस ऑर्डर में हम चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस ऑफ द डे, जिनके जवाब आप देंगे। क्वेश्चंस ऑफ द डे के बाद हम देखेंगे मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, फिर हम मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, है ना। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे का अगर आप चाहें तो उनके पॉइंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उससे आपका क्या है, आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस होगी वो भी अच्छी हो जाएगी। फिर हम देखेंगे प्रीलिम्स फैक्चुअल न्यूज़ एनालिसिस, मतलब जिसमें से हम प्रीलिम्स के ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो कि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, और हमने दूसरे न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट से ये न्यूज़ आइटम्स निकाले हुए हैं। फिर हम आज मैप ऑफ द डे देखेंगे, जिसमें मैं ब्लैक सी के बारे में बताऊंगा, है ना, ब्लैक सी के बारे में बताऊंगा। मैप ऑफ द डे देखेंगे, एंड देन उसके बाद हम एडिटोरियल्स देखेंगे, एंड देन बाकी के जो बचे न्यूज़ आइटम्स हैं वो देखेंगे। तो इस ऑर्डर में आपको न्यूज़ मिलने वाली है। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। सबसे पहले प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मदद करेंगे। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम? इनमें से कौन सा स्टेट ऑफ सिक्किम में लोकेटेड नहीं है? ऑप्शंस आर नाथुला, गुरुडोंगमार लेक, माउंट कंचनजंगा, जल्दापारा। तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से हैं जो कि सिक्किम में नहीं है। ऑप्शंस आर 4 ओनली, 2 एंड 4 ओनली, 2, 3 एंड 4 ओनली, या नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 2 इज एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 रिपोर्ट। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 रिपोर्ट रिलीज किसने की थी अभी रिसेंटली? ऑप्शंस आर ए न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी एससीओ इंटर बैंक कंसोर्टियम, या डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ नासाज ग्रेस मिशन? तो नासा के ग्रेस मिशन का पर्पज क्या है? ऑप्शंस आर ए मैपिंग हीट वेरिएशन इन सन्स आउटर लेयर, बी एस्टिमेट ऑफ ग्लेशियर लॉस एंड ग्राउंड वाटर पंपिंग, सी मेजरिंग क्लाइमेट चेंज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, या डी मैपिंग वेरिएशंस इन द अर्थ्स ग्रेविटी। तो ग्रेस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दूसरा मैं बता रहा हूं आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे जिसके आंसर अगर आप चाहें तो लिख करके मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप अगर आप चाहें तो ये आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे आज का है, हाउ हैज कोविड-19 इम्पैक्टेड द फॉरेन पॉलिसी गोल्स कॉमा स्लैश ऑफ एम्बिशंस ऑफ इंडिया? तो कोविड-19 ने किस तरीके से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि जो विदेशी नीति है, विदेश नीति है, उसको किस तरीके से इम्पैक्ट किया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, या फॉरेन पॉलिसी गोल्स जो थे इंडिया के, एम्बिशंस जो थे इंडिया के, उनको कोविड-19 ने किस तरीके से इम्पैक्ट किया है। तो दिस विल बी द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप थोड़े पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंट्स मुझे बता दीजिएगा कि किस तरीके से इम्पैक्ट किया है, ठीक है ना। अब मूव करते हैं प्रीलिम्स फैक्चुअल न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ, जिसमें हम आज न्यूज आइटम्स में जो भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, मैगजीन्स है, ईपीडब्ल्यू है, ज्योग्राफी एंड यू है, इन सब की न्यूज आइटम जो कि प्रीलिम्स में आपको मदद करने वाली है वो बताऊंगा। सबसे पहली जो न्यूज है वो ये है कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट मिन्नासोटा इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो है, उन्होंने डिस्कवर की है फर्स्ट ब्लो अवे गैलेक्सी, ठीक है ना। तो क्या डिस्कवर की है? पहली ब्लो अवे गैलेक्सी डिस्कवर की है यूजिंग द जेमिनी टेलीस्कोप। तो जेमिनी टेलीस्कोप का यूज करके पहली ब्लो अवे गैलेक्सी जो है वो डिस्कवर की गई। इसका नाम है पॉक्स 186। तो इस जो गैलेक्सी, इसका नाम रखा गया पॉक्स 186। अब ये सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ब्लो अवे गैलेक्सी होती क्या है। तो ब्लो अवे इस गैलेक्सी का स्टेट ऐसा अचीव होता है, मींस दैट हाइड्रोजन क्लाउड्स हैव बीन रिमूव्ड। जब उस गैलेक्सी के हाइड्रोजन क्लाउड्स, व्हेन द हाइड्रोजन क्लाउड्स फ्रॉम अ गैलेक्सी आर रिमूव्ड, देन दिस अलाउज द लाइट टू एस्केप। तब लाइट क्या है, यहां से एस्केप होना शुरू हो जाती है। तो ये जो स्टेट होता है जिसमें हाइड्रोजन क्लाउड्स रिमूव हो जाते हैं गैलेक्सी के, तो वो ब्लो अवे स्टेट कहलाता है, ठीक है ना। इट मे बी कॉज्ड बाय द डाइंग स्टार्स और द सुपरनोवास। तो ये जो ब्लो अवे स्टेट होता है, ये या तो डाइंग स्टार्स के कारण या तो सुपरनोवा के कारण आता है, अचीव होता है, ठीक है ना। तो याद रखेगा, ब्लो अवे स्टेट मींस हाइड्रोजन क्लाउड्स हैव बीन रिमूव्ड। जेमिनी टेलीस्कोप जो मैंने आपको बताया, जेमिनी टेलीस्कोप, इट्स अ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी
विच कंसिस्ट ऑफ टू टेलीस्कोप्स, जिसको नॉर्थ जेमिनी और जेमिनी साउथ बोलते हैं। तो नॉर्थ जेमिनी जो है वो हवाई में लोकेटेड है, और जेमिनी साउथ जो साउथ जेमिनी है वो चिली में लोकेटेड है। तो ये याद रखिएगा कि जेमिनी के अंदर का दो है, एक तो नॉर्थ जेमिनी है, दूसरा साउथ जेमिनी है। नॉर्थ जेमिनी आपका हवाई में है एंड साउथ जेमिनी आपका चिली में है, ठीक है ना। एंड दिस टेलीस्कोप दीज टेलीस्कोप्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स अवेलेबल टू द एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए अवेलेबल ये सबसे बड़े और एडवांस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम है, उसने एक नया इंसेक्ट ईटिंग मैमल डिस्कवर किया है। श्रू की ये वैरायटी है, मैं लिख के बता देता हूँ। श्रू स्पेलिंग आपको याद रखें, SHREW। तो श्रू की ये वैरायटी है, ये जो मैमल है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया। इसका नाम रखा गया क्रोसीड्यूरा नार्कोंडेमिका, ठीक है ना। तो क्रोसीड्यूरा नार्कोंडेमिका, नार्कोंडेमिका का मतलब ही है कुल मिलाकर के कि ये नारकोंडम एरिया के हिल्स के आसपास पाया गया है, जो कि अंडमान में लोकेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि नारकोंडम फॉरेस्ट जो है वो अंडमान में लोकेटेड है, ठीक है ना। वो वहाँ का वॉल्केनिक रीजन है, नारकोंडम आइलैंड्स जिसको बोलते हैं, अंडमान का, नदन अंडमान का ये वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक है ना। एंड ये क्रोसीड्यूरा नार्कोंडेमिका जो है एक श्रू की वैरायटी है, विच इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ हाउस माउस, एंड इट लिव्स इन द फॉरेस्ट फ्लोर्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट। तो फॉरेस्ट फ्लोर पे रहता है, फीड करता है इंसेक्ट पे, एंड दे हेल्प टू कंट्रोल द इंसेक्ट पॉपुलेशन इन द डेंस नारकोंडम फॉरेस्ट। नारकोंडम फॉरेस्ट में इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम भी यही शुरू करते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक और फैक्ट अलग से लिखा है कि श्रूज आर नॉट रॉडेंट। कभी अगर यूपीएससी दे दे कि श्रू आर जस्ट लाइक रॉडेंट, दे आर जस्ट रॉडेंट्स, तो ये गलत हो जाएगा। श्रूज आर नॉट रॉडेंट। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जुलाई 1916, 1916 में बना था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आप मुझे क्वेश्चन है आपके लिए कि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था, तो वो क्यों मैं ऐसा पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि क्या होता है कई बार यूपीएससी कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगी कि अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स क्रोनोलॉजिकली, मतलब कि उनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करवा देगा। तो क्या होगा, ऐसे में वो ईयर नहीं देगा फॉर्मेशन का, लेकिन आपसे बोलेगा कि अब कब कब बने थे, आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो फिर ऐसे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मैंने बता दिया 1916, 1916। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था आप बताइएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो फौना के लिए काम करता है, इंडियन फौना के लिए काम करता है, रिसर्च करता है फौना के फील्ड में, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज है वो है यूएस अप्रूव्स मैसिव सोलर प्रोजेक्ट इन कैलिफोर्निया डेजर्ट। तो कैलिफोर्निया डेजर्ट में एक मैसिव सोलर प्रोजेक्ट है जिसको की अप्रूवल दिया है यूएसए ने, एंड बिडेन गवर्नमेंट है जिसने अप्रूव किया है एक सोलार एनर्जी प्रोजेक्ट इन कैलिफोर्निया डेजर्ट रीजन, जो कि कैपेबल है फॉर पावरिंग नियरली 90,000 होम्स। तो 90,000 घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करेगी। इट इज कैपेबल ऑफ पावरिंग नियरली 90,000 होम्स। 90,000 घरों को पावर देने के बराबर है ये, और ये कैलिफोर्निया डेजर्ट रीजन में इन्होंने अप्रूव किया है। इसका बेसिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट के नाम से। ये नाम याद रखना आप लोग, क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछ ले कि क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट कहाँ का है, किस कंट्री का है, किसने अभी रिसेंटली न्यूज में था, और या फिर पूछ लेगा क्रिम्सन प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो क्रिम्सन प्रोजेक्ट सोलार एनर्जी से रिलेटेड है ना। तो इस तरह अलग अलग क्वेश्चंस के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये जो है $550 मिलियन का क्रिम्सन सोलार प्रोजेक्ट है। 2000 एकड़ फेडरल लैंड जो है ब्लाइथ कैलिफोर्निया में, वहां पर ये एस्टैब्लिश किया जाएगा। एंड इज डेवलप्ड बाय द कैनेडियन सोलर यूनिट। तो कैनेडियन सोलर यूनिट है जो कि इसको जिसका रिकरेंट एनर्जी नाम है, वो इसको डिलीवर कर रही है। याद रखिएगा सदर्न कैलिफोर्निया एडिशन वाले रीजन में, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन दिस न्यूज आइटम। क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट नाम जरूर याद रखना। अगला है ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट्री थिएटर ऑफ त्रिपुरा। अब यहाँ पे एक पुतुल नाच के बारे में आपको बताना है। एक्चुअली पुतुल नाच क्या होता है, पुतुल नाच, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, पुतुल नाच। पुतुल नाच क्या होता है, ये स्ट्रिंग पपेट्री होती है जो कि वेस्ट बंगाल में डेवलप हुई है। एक्चुअली में ये वेस्ट बंगाल में डेवलप हुई है। अगर मान लो सिंगल ऑप्शन कभी भी आते हैं और उसमें वेस्ट बंगाल ऑप्शन में है तो आप वेस्ट बंगाल कर दीजिएगा, है ना। तो और ये क्या है, बहुत अलग अलग रीजन्स में भी फैला है। जैसे ये पुतुल नाच या एक स्ट्रिंग पपेट्री है जो कि आपका कहना चाहिए कि वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न बांग्लादेश एंड आपका इधर त्रिपुरा वाले रीजन्स में भी ये
काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पुतुल पपेट या डॉल को कहते हैं, नाच डांस को कहते हैं। पुतुल किसको बोलते हैं? पपेट या डॉल को कहते हैं, ठीक है ना। अब पुतुल नाच इंपॉर्टेंट हो गया, आपको बता दिया मैंने। पुतुल नाच क्या होता है? पुतुल नाच की जो ट्रूप होती है इसमें 14 लोग होते हैं, 14 पर्सन्स होते हैं, ऑल मेन। पुतुल नाच में 14 लोग होते हैं ट्रूप में, एंड ऑल आर मेन। 10 पपेटियर्स एंड 4 म्यूजिशियंस। तो 10 तो उसमें पपेटियर्स रहते हैं और 4 उसमें म्यूजिशियंस रहते हैं, जो कि हारमोनियम, खोल, बेल्स और सारिंदा। सारिंदा भी एक वहाँ का स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि बजाते हैं। तो ये 4 तरीके के इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं और 10 तो उसमें पपेटियर्स रहते हैं। असम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग पपेट्री, जिसको कि हम बोलते हैं पुटोला नाच, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप आसाम का देखेंगे तो पटोला, PUTOLA, पटोला नाच, ये भी एक तरीके की स्ट्रिंग पपेट्री ही है, शायद इसी को बोलते हो, क्या पता। तो पटोला नाच उसको बोलते हैं। तो आसाम में फेमस है स्ट्रिंग पपेट्री काफी ज्यादा, और इसके 3 वेरिएंट्स हैं रीजन के वाइज पे। ये 3 वेरिएंट में, पहला है बारपेटा नालबारी वेस्टर्न असम में, कलाई गांव जो कि आपका नदन असम में है, एंड मजुली आइलैंड जो कि ईस्टर्न असम में है। ये रीजन्स है, एक्चुअली ये रीजन्स के ऊपर ही ये स्ट्रिंग पपेट्री का टाइप है। तो असम का जो पटोला नाच है उसके ये 3 वेरिएंट हो गए, बरपेटा नलबारी, कलाई गांव और मजुली आइलैंड। तो ये लोकेशंस के ऊपर ये तीनों स्ट्रिंग पपेट्री यहाँ पे असम की पटोला नाच है। अगली न्यूज है, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली लॉन्च किया है पहला ग्रीन सोलार एनर्जी। ओके, याद रखिएगा, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया पहला ग्रीन सोलार एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट, जो कि कहां पे स्टैब्लिश किया है? सिक्किम में स्टैब्लिश किया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन आर्मी ने अपना पहला ग्रीन सोलार एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहां स्टैब्लिश किया है, तो वो सिक्किम में स्टैब्लिश किया है। एंड इसको लॉन्च किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रूप्स ऑफ द इंडियन आर्मी ओनली। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन आर्मी की ट्रूप्स को बेनिफिट करेगा ये। एंड द प्लांट यूजेस वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी। तो ये जो प्लांट है ये वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और इसको 16,000 फीट के एल्टीट्यूड पे बनाया गया है। कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 56 kVA। तो जो कैपेसिटी है प्लांट की वो 56 kVA है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, जो कि मैंने लाइफ साइंस करके एक वेबसाइट है, लाइफ साइंस करके, उससे मैं आपको बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। आपको हिंदू में भी नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं आई थी ये न्यूज। लाइटेस्ट नोन फॉर्म ऑफ यूरेनियम क्रिएटेड। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि लाइटेस्ट नोन फॉर्म ऑफ यूरेनियम को क्रिएट किया है। इसको हम बोलते हैं यूरेनियम 214। आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, यूरेनियम 214 इसको कहा जाता है। तो यूरेनियम 214 जो कि लाइटेस्ट नोन वेरिएंट है आपके किसका? यूरेनियम का। दिस इज द न्यू फाउंड यूरेनियम, यूरेनियम 214, विच इज एन आइसोटोप और वेरिएंट ऑफ द एलिमेंट with 30 more neutrons than protons, one fewer neutron than the next lightest known uranium isotope। ठीक है ना, ये लाइटेस्ट नोन है, याद रखिएगा, लाइटेस्ट नोन, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें क्या कि चूंकि न्यूट्रॉन्स में मास होता है, एंड यूरेनियम 214 इज मच लाइटर देन मोर कॉमन यूरेनियम आइसोटोप। बाकी के जो यूरेनियम आइसोटोप्स है, जैसे यूरेनियम 235 है, 235, उससे बहुत कम मास है यूरेनियम 214 का, ठीक है ना। दैट इज द थिंग, यूरेनियम 214 लाइटेस्ट नोन यूरेनियम वेरिएंट आइसोटोप है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज आइटम्स। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हमने डिस्कस किए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नाउ वेरी क्विकली जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ब्लैक सी एंड सराउंडिंग कंट्रीज के बारे में। तो सबसे पहले बात, ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं? तो ब्लैक सी को टच करने वाली कंट्रीज 6 हैं। रोमानिया हमने यहाँ पे देख लिया, रोमानिया। यूक्रेन सेकेंड कंट्री, थर्ड इज रशिया, फोर्थ इज जॉर्जिया, फिफ्थ इज बुल्गारिया, एंड लास्ट है आपके यहाँ पे टर्की। तो टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया, दीज आर द कंट्रीज विच टच द ब्लैक सी। फिर से मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया एंड टर्की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया एंड टर्की, दीज आर द 6 कंट्रीज दैट टच द ब्लैक सी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है, देयर इज अ कर्च स्ट्रेट लोकेटेड। यहाँ पे ये कर्च स्ट्रेट लोकेटेड है, और कर्च स्ट्रेट जो है वो किसको डिवाइड करता है? ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से डिवाइड करता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये 4 वाटर बॉडी आपको जो दिख रही है, ये आपको ऑर्डर दिख रहा होगा, वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर, या इधर से देखेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट का ऑर्डर। तो यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग वाटर बॉडीज
फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, और उसमें आपको फिर ऑप्शन क्या क्या देगा, ऑप्शन देगा वो आपको एजियन सी, सी ऑफ मार्मरा, ब्लैक सी, सी ऑफ अजोब। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूं। देख लो आप लोग के यहाँ पे ऑर्डर, सबसे पहले आपको मिलता है एजियन सी मिलता है, एजियन सी मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको मार्मरा मिलेगा, सी ऑफ मार्मरा, देन आपको मिलेगा ब्लैक सी, एंड देन आपको मिलेगा सी ऑफ अजोव। सो दिस इज बेसिकली द ऑर्डर जिसमें कि आपको याद रखना है। और ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के बीच में आपको यहाँ पे कर्च स्ट्रेट मिलेगा, देयर इज अ कर्च स्ट्रेट, एजियन सी, सी ऑफ मार्मरा, ब्लैक सी एंड अजोव। तो ये याद रखेगा, AMBA, अंबा, अंबा, ठीक है ना। तो एजियन सी, मार्मरा, ब्लैक सी, अजोव, अंबा, ठीक है ना। सो दैट इज अनदर थिंग विच वॉज इंपॉर्टेंट इन टूडेज मैप ऑफ द डे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड रिवीजन था बेसिकली, ये मैप मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। आई होप यू रिवाइज्ड फ्रॉम दिस मैप। नाउ लेट्स मूव अहेड विद टुडेज न्यूज एनालिसिस फ्रॉम द हिंदू। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स। तो गवर्नमेंट गिव्स नॉड फॉर 5G ट्रायल्स, चाइनीज टेक जायंट्स लेफ्ट आउट। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे नॉट दे दिया है 5G ट्रायल्स के लिए, और जितने भी चाइनीज ये आपके चाइनीज नूडल्स कंपनियां थी जितने भी, उन सबको बाहर कर दिया गया है 5G ट्रायल्स। सो दैट इज अ गुड थिंग, इंडिया हैज इनिशिएटेड समथिंग। अब यहाँ पर बेसिकली जिनको अप्रूवल दिया गया है फॉर द 5G ट्रायल्स वो कंपनीज हैं आपका जियो, ऑब्वियस सी बात है जियो रहेगा ही रहेगा, भारती एयरटेल है ना, एंड वोडाफोन आइडिया, VI वोडाफोन आइडिया और MTNL। तो रिलायंस, भारती एयरटेल and Vodafone Idea and MTNL, these are the companies that have been given the permission for the 5G ट्रायल्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। 5G के बारे में अगर हम बात करें, अब ये जो ट्रायल्स की ड्यूरेशन है ये 6 महीने की ड्यूरेशन रखी गई है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने ये परमिशन दिया है। 5G ट्रायल्स की अगर हम बात करें तो 5G जो होता है नेटवर्क, ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में वर्क करता है। सबसे पहला फैक्ट आपको 5G के बारे में ये याद रखना है कि ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में काम करता है। अब इसके 3 अलग अलग बैंड्स हैं, 5G के 3 अलग अलग बैंड है। पहला फैक्ट आपने क्या याद रखा, मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, ये लाइन याद रख लेना। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो ये स्टेटमेंट होगा ही होगा जिसमें वो लिखेगा कि मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में काम करता है, तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो हाँ बिल्कुल मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में काम करता है। 3 बैंड है इसके। लो बैंड 5G जो है, लो बैंड 5G जो है उसकी जो रेंज रहती है वो 600 to 850 मेगाहर्ट्ज रहेगी, जिसमें कि डाउनलोड स्पीड लगभग आपकी 4G से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 30 से 250 मेगाबाइट्स पर सेकंड पे रहेगी आपकी स्पीड, ठीक है ना। फिर मिड बैंड 5G भी होता है जिसमें कि माइक्रोवेव यानी कि 2.5 to 3.7 गीगाहर्ट्ज स्पीड यूज की जाती है। इसमें आपको 900 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड तक मिल जाएगी, 900 Mbps तक की स्पीड मिल जाएगी। फिर तीसरी जो है आपकी जो हाई बैंड फ्रीक्वेंसी है, हाई बैंड 5G यूज है, उसमें 25 to 39 गीगाहर्ट्ज, 25 to 39 गीगाहर्ट्ज यानी कि जो ये बॉटम ऑफ द मिलीमीटर वेव बैंड है वो यूज किया जाता है। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये आपको थोड़ा मैं बताना चाहता था इन द 5G ट्रायल्स जो कि होने वाले, उसके पहले थोड़ा आपको टेक्निकलिटी मैंने बता दी। ये आपका सफिशिएंट रहेगा जो आपका क्वेश्चन आएगा यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था ऑर्डर में, अब अगली जो चीज है वो है आज का एडिटोरियल एनालिसिस। तो एडिटोरियल एनालिसिस में जो पहला एडिटोरियल है वो है आज का कोविड ब्लॉट ऑन द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कैनवस, यानी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैनवस में किस तरीके से कोविड ने एक धब्बा लगा दिया है। तो लेट्स सी कि क्या कहने वाले हैं हैप्पी मॉन जैकब इस आर्टिकल में। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हैप्पी मॉन जैकब ये आर्टिकल लिखा है उन्होंने। सबसे पहली चीज, कोविड-19 में जो हमने दूसरी कंट्री से मदद लेना शुरू किया है, मतलब फॉरेन एड जो एक्सेप्ट करना शुरू किया है, तो ये 17 सालों के बाद है जो कि ये स्टार्ट किया। दिस इज आफ्टर द 17 years वी आर टेकिंग द फॉरेन हेल्प फॉर एनी इशू इन इंडिया, ठीक है ना। देन डायरेक्ट कंसिक्वेंस के रूप में तो आपको ये सब पता ही होगा कि काफी जो हमारे फॉरेन पॉलिसी एस्पिरेशंस थे दे आर गेटिंग हिट बिकॉज ऑफ द कोविड-19। सबसे पहला जो ऑथर ने पॉइंट उठाया उसमें उठाया है रीजनल प्राइमेसी का। मतलब कि आप क्या थे, रीजनल प्राइमेसी आप करना चाहते थे, एशिया रीजन में आपको आप सबसे नंबर 1 पर आना चाहते थे, बट वो नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ योर पैंडेमिक मिसहैंडलिंग। जो पैंडेमिक में मिसहैंडलिंग हुई है, तो देखो क्या होता है कि आप सुप्रीम कब बनते हो, आप प्राइमरी कब बनते हो, आप प्राइमरी
प्राइमरी तब बनते हो जब ना केवल आप अपने यहाँ पे उस इशू को सॉल्व कर लो बाकी, बल्कि आप मेंबर्स स्टेट में भी, मेंबर कंट्रीज में भी, जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे भी इशू सॉल्व करो। भाई जब इंडिया बोलता है कि मैरीटाइम में हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप अपने मैरीटाइम गोल्स को तो पूरा करो ही करो, साथ ही जितना भी इंडियन ओशन रीजन है वहां पे आप सेफ्टी प्रोवाइड करो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, वहां की जो मेंबर कंट्रीज हैं, वहां की जो आइलैंड नेशंस हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, है ना। तब आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन पाओगे। तो सेम गोज विद देयर आल्सो। अगर आपको रीजनल सुप्रीम बनना है, रीजनल सुप्रीम पावर बनना है, तो आपको अपनी कंट्रीज में प्रॉब्लम सॉल्व करके साथ ही साथ नेबरिंग कंट्रीज में भी सॉल्व करनी। बट यहां पे उल्टा हुआ, रिग्रेटेबली इंडिया को तो पाकिस्तान भी बोल रहा है कि हम मदद कर देंगे, चाइना बोल रहा है कि हम मदद कर देंगे, तो दीज कंट्रीज आर सेइंग दैट दे विल हेल्प इंडिया। मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया सबसे ज्यादा मिस हैंडल जो हुआ है कोविड का वो इंडिया में हुआ। तो ऐसा बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो ऑथर कहना चाहता है कि यहाँ पे रीजनल सुप्रीमेसी का, जो रीजनल प्राइमेसी का जो हमारा टारगेट था, बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ फॉरेन पॉलिसी, वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। दूसरी चीज अगर आप देखें, ऑथर ने कहा कि देखो फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट दूसरी चीज जो करती है वो करती इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अनदर थिंग दैट इम्पैक्ट द फॉरेन पॉलिसी। इकोनॉमिकली भी इंडिया बिकॉज ऑफ द कोविड-19 काफी ज्यादा हिट हुआ है। इंडिया हैज ऑल्सो बीन हिट इकोनॉमिकली वेरी मच। सो दैट इज अनदर रीजन जिस कारण से इंडिया जो है कहना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी में इनिशिएटिव्स नहीं ले सकता। फिर तीसरा जो ऑथर ने यहाँ पे बोला है वो ये बोला है कि वी आर बॉक्स्ड इन अ चाइना डोमिनेटेड रीजन ना, तो हम जो है वो चाइना डोमिनेटेड रीजन में बॉक्स अप हो चुके हैं, एंड देयरफॉर वेरी लिटिल रीजन वी आर गेटिंग, वेरी लिटिल स्पेस वी आर गेटिंग टू फुलफिल द ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस। तो कहना चाहिए कि चाइना बॉक्स्ड रीजन में होने के कारण चाइना इतना ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस बना चुका है कि अब हम उसके शैडो जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मतलब उसके शैडो से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, चाइना के शैडो से। इसके अलावा ऑथर ने क्या बोला है कि अब जो हमारे फॉरेन पॉलिसी में, जैसे जो हमारी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का जो हमारा प्लान था, मिलिट्री स्पेंडिंग या मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का जो प्लान था, वो हमारा काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया है। देखो हिट हुआ है, क्यों हिट हुआ है? सबसे पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि बीच में एलएसी में बहुत ज़्यादा अटैक किया था, चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया है ना। पेंगोंग सो लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पे हमारे ऊपर अटैक किया चाइना ने, इनकर्जन किया, फिंगर 2 रीजन तक वो आ गए थे। तो ऐसे में हुआ क्या, हो क्या रहा था कि हमने सोचा था कि भाई हम मिलिटरीली अपने आप को सुप्रीम बना लेंगे, डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन करेंगे, ये भी एक तरीके से डिटरेंस का काम करता है, ये भी एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है। बट होगा क्या, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 जितने भी हमारे फिनेंशियल रिसोर्सेज थे वो हमने सारे मोबिलाइज कर दिए किसकी तरफ, टुवर्ड्स हेल्थ केयर, टुवर्ड्स कोविड-19। तो अगर मतलब ऑब्वियस सी बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट यही होता है कि अगर आप ए कर रहे हो तो आप बी नहीं कर पाओगे। तो मतलब अगर आप हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आप मिलिट्री स्पेंडिंग या डिफेंस मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकते। सो दैट टारगेट ऑफ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन या डिफेंस मॉडर्नाइजेशन दैट ऑल्सो गॉट हिट बिकॉज ऑफ दिस। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि ये भी अनसर्टेन है कि हम क्वाड में कितनी पावर अपनी दिखा पाएंगे। देखो क्वाड ग्रुप बना था यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, इन 4 कंट्रीज के लिए। अब देखो ये 3 कंट्रीज जो हैं वो फिर भी कुछ हद तक कंट्रोल कर चुकी हैं। यूएसए में ज़रूर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े थे पहले, बट अब दे आर हैविंग अ कंट्रोल ओवर दैट। बट इंडिया तो सेकेंड वेव के लिए तैयार ही नहीं था। मतलब आगे एक और न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा जिसमें मैं सूत्र के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि कितना बड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया इंडिया से। कई लोगों ने रिसर्च किया और उसके बाद ये बोल दिया कि भैया इंडिया में सेकंड वेव की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब दिस हैज आल्सो हैपेंड। तो दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू कि हमको ये सारी चीज़ें देखी। तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कुल मिलाकर के कि जो रीजनल ग्रुपिंग्स है, जो क्वाड जैसा ग्रुपिंग है एशिया, जो आपके कहना चाहिए पैसिफिक रीजन के लिए, तो इंडो पैसिफिक रीजन में भी हम कितना ज़्यादा अपनी पावर को मतलब दिखा पाएंगे, शोकेस कर पाएंगे, दैट इज अगेन अंडर अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 जो हमारे ऊपर ये गाजगिरी है कहना चाहिए एक तरीके से। ठीक है ना। ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे न केवल हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इंपैक्ट होगी, अवर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो इंपैक्ट होगी ऑब्वियस बात है। जैसा मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा शेप करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी की और डोमेस्टिक पॉलिसीज दोनों को। ऑब्वियस सी बात है, आप मेरे साथ हैं इस चीज़ में कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। तो हमारी दोनों डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी हैव चेंज्ड बिकॉज ऑफ द कोविड-19।
19 कहना चाहिए। देन चाइना और इंडिया के केस में अगर देखें तो चाइना ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा सुप्रीम चल रहा है, बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है फ्रॉम अस राइट नाउ। एंड अब ऑब्वियस सी बात है वो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे आपके कोविड केसेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट ठीक है, जब नहीं है जानकारी तो आपको जो डेटा मिल रहा है उसी पे आपको एग्री करना पड़ेगा, एंड डेटा उनका उनके फेवर में है। सो वी हैव टू एग्री दैट दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन इंडिया, है ना। तो ऑब्वियस से ऑथर ने कहा यही सारे रीजंस हैं बिकॉज ऑफ विच इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो रही है। एंड नेबरहुड तो ठीक है, आपका ग्लोबली भी आपकी जो एक कहना चाहिए कि जो एक क्लैमर था, जो आपका एक स्टेचर था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा रिडक्शन हुआ है। एंड इसके अलावा ऑथर ने अब कहा है कि अब जो टाइम आने वाला है वो रीजनल ग्रुपिंग्स का आने वाला है, कोऑपरेशन का है, रीजनल कोऑपरेशन का है। तो ऐसे में सार्क और ऐसी जो ग्रुपिंग्स है, बिम्स्टेक हो गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेंगे और इंडिया को चाहिए कि आप एटलीस्ट रीजनल ग्रुपिंग से स्टार्ट करें एंड अपने क्लैमर को बढ़ाने की कोशिश करें। पहले तो ऑब्वियस बात है कोविड को कम करने की कोशिश करें, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। सेम सेकंड आर्टिकल जो है वो कोविड से ही रिलेटेड है, कोविड और लाइवलीहुड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जो ऑथर ने यहाँ पे बात की है वो पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से की है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से की है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो टारगेटेड ग्रुप है बिकॉज ऑफ द कोविड वो है माइग्रेंट्स। ऑथर ने जिनको टारगेट किया है, लिखा है माइग्रेंट्स। सेकंड है जो आपके रूरल पुअर जो हैं उनको टारगेट किया है। ऑथर ने यही इश्यूज उठाए कि जो एम्प्लॉयमेंट है काफ़ी ज़्यादा वो हिट हुआ है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19, है ना। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो ऑलरेडी जो रूफलेस और रूटलेस लोग थे, कि दो टर्म ऐसे, मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये टर्म्स यूज करने में आपको आंसर राइटिंग में जब आप यूज करोगे तो आपको थोड़ा एक एडवांटेज मिलता है। रूफलेस एंड रूटलेस, ये दो तरीके के लोगों को बारे में ऑथर ने कहा कि रूफलेस एंड रूटलेस पीपल आर देयर। और ऐसे में क्या है कि इनके ऊपर आपको एम्प्लॉयमेंट भी आप इनको नहीं दे पा रहे हैं, लाइवलीहुड भी इनका छिनता जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। एंड इसी कारण से ऑथर ने ये बताया है कि बेसिकली आपका एम क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का एम ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से इन लोगों को आप जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, भले आपको मनरेगा के अंतर्गत प्रोवाइड करना पड़े, मनरेगा के अंतर्गत आपको डेज बढ़ाने पड़े, तो ये सारी चीज़, ऊपर से कर्फ्यू लॉकडाउन और ज़्यादा लगता जा रहा है, तो ये इनकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा ग्रिमर होती जा रही है, और ज़्यादा खराब होती जा रही है। दिस इज वॉट द ऑथर इज सेइंग। सबसे पहला ऑथर ने 2-3 सवाल पूछे, जैसे यहाँ पे वुड इट नॉट हैव बीन मोर फेयर टू प्रोवाइड सम शॉर्ट टर्म रिलीफ फॉर दीज वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। मतलब ऑथर ने यही कहा कि क्या ये सही नहीं होता कि इन जैसे लोगों को हम पहले कुछ शॉर्ट टर्म रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश करें। लॉकडाउन ठीक है, अगली अलग बात है, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ भी प्रोवाइड करना चाहिए था। दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज। एंड यहाँ ऑलरेडी अब एक और नई जो कंडीशन ऑथर ने बोली है शुरू हो गई है कि इतना ज्यादा लोग जॉब के लिए परेशान है कि वो बिल्कुल स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस से भी कम में काम करने के लिए तैयार है ना। लॉकडाउन के कारण और ये सब चीज़ों का उनको काम भी नहीं मिल रहा, और अब तो ये हालत आ गई कि लोग अगर 100 रुपये मिल रहा था पहले, तो लोग 50 रुपये में काम करने के लिए तैयार हैं डेली, पूरा इतना ज़्यादा लेबर। तो ये दीज आर सम कंडीशन जिसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए एंड इस चीज़ से ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक और टर्म आया था फुट लूज, तो मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूँ। फुट लूज इंडस्ट्री होती है, देयर इज अ फुट लूज इंडस्ट्री। फुट लूज इंडस्ट्री क्या होती है मैं आपको बता दूँ। फुट लूज इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसकी स्ट्रांग लोकेशनल प्रेफरेंस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, शुगर केन जैसे अगर आपको मैं बोलूँ तो शुगर केन जो है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही रहेगी। शुगर केन की जो इंडस्ट्रीज रहेंगी, मिल्स रहेंगी, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में, मतलब कि ऐसी इंडस्ट्री है शुगर केन जो कि एक स्ट्रांग लोकेशनल प्रेफरेंस रखती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोकेशन में ही ये हो सकती है। यूपी हो गया, साउथ इंडिया हो गया आपका, है ना। तो इस तरीके से महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, सॉरी महाराष्ट्र का रीजन हो गया, और आपका यूपी हो गया। लेकिन फुटलूज इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनकी स्ट्रांग लोकेशनल प्रेफरेंस नहीं होती है और ये अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं, रिलोकेट होते रहते हैं, तो ये इनको कहते हैं फुटलूज इंडस्ट्री। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज आइटम्स, ठीक है ना। तो मूव करते हैं आगे हम कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज़ एनालिसिस, रेस्ट ऑफ द न्यूज़ एनालिसिस। क्लियर मैसेज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अब जब से 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं एनवी रामणा के आने के बाद अब काफ़ी ज़्यादा एक असर्टिव स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ले रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जैसे कि
कोर्ट ने रिसेंटली लीगैलिटी ऑफ द सिडिशन को चेक करने के लिए जो सेक्शन 124A आईपीसी का है ना सिडिशन के रिगार्डिंग 124A, उसको दोबारा से उसकी लीगैलिटी को चेक करने के लिए उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई थी कुछ महीने पहले ही बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा सेंटर को बहुत ज़्यादा फटकार भी लगाई गई है बिकॉज ऑफ देयर मिस हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19। तो कहना जी के एनवी रामना के जी के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा असर्टिव स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ले रही है। सो दैट इज़ गुड, दैट इज़ एक्चुअली गुड, है ना। आगे देखते हैं, इंडिया रिटरेट्स नीड फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन टू बीट द कोविड-19। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी बोरिस जॉनसन से वर्चुअल समिट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बात की कि कोविड-19 को कम करने के लिए हम दोनों को कोऑपरेट करना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो था मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया और यूके के बीच में फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जिसको करने जल्द से जल्द निगोशिएट करने की कोशिश की जा रही है बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। पहले एक्चुअली ईयू के साथ बीटीआईए हमारा चल रहा था, मतलब उसके लिए बातचीत चल रही थी, अभी भी नहीं हुआ है बीटीआईए, है ना। बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो था, बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था बीटीआईए, ये यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा चल रहा था। तब यूरोपियन यूनियन का पार्ट था ब्रिटेन, बट अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है ब्रिटेन, तो उसके साथ हम अलग से अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। साइंटिस्ट सी फ्लॉ इन सूत्राज अप्रोच टू मॉडलिंग पैंडेमिक। अब सूत्रा क्या है? सूत्रा है ससेप्टिबल अनडिटेक्टेड टेस्टेड एंड रिमूव्ड अप्रोच। इसको बोलते हैं ससेप्टिबल अनडिटेक्टेड टेस्टेड एंड रिमूव्ड अप्रोच। सूत्र अप्रोच का यूज किया गया जा रहा था इन ऑर्डर टू एनालाइज कि कितने कोविड केसेस हैं और कितने कोविड केसेस अप्रोक्सीमेटली आ सकते हैं। तो अब साइंटिस्टों ने कहा है कि गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड मॉडल था ये सूत्रा मॉडल, जो कि फोरकास्ट करने वाला था जो राइज एंड अब है कोविड-19 पैंडेमिक का। तो इसके अकॉर्डिंग तो अक्टूबर में ही इन्होंने बोल दिया था कि ये पीक है ना। पिछले साल के अक्टूबर में ही सूत्रा यानी कि जो आपका ससेप्टिबल अनडिटेक्टेड टेस्टेड एंड रिमूव्ड अप्रोच है, इसके अंतर्गत इन्होंने बोल दिया था कि अक्टूबर में पीक आ चुका है, बट ऐसा हुआ नहीं और सेकेंड वेव के लिए तैयार नहीं। तो ऑथर ने वही कहा कि ये बहुत ज्यादा नॉन साइंटिफिक था। आपका जो नाम से तो साइंटिफिक लग रहा है सूत्रा, लेकिन ये एक तरीके से नॉन साइंटिफिक ग्रुप था जिसने बहुत बड़ा मिसजजमेंट किया, जिसके बिहाफ में एक कैटास्ट्रोफिक सेकेंड वेव को हम पता नहीं कर पाए, ठीक है ना। और इन्होंने बोला कि इसने क्या किया कि रियल वर्ल्ड का डेटा यानी कि एक्सटर्नल इनपुट नहीं यूज किया, रियल वर्ल्ड का डेटा नहीं यूज किया, इसी कारण से जो हम प्रॉपर प्रेडिक्शन था वो नहीं कर पाए, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। अगला जो आर्टिकल है वो है कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऊपर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं। देखो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, एयर में आप सबको पता है कि 78% नाइट्रोजन होती है और 21% आपका ऑक्सीजन होती है। तो कंसंट्रेटर क्या करता है कि एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो कि एक्सटर्नल एयर को लेती है और उसके बाद ऑक्सीजन को वो निकालती है। ऑक्सीजन को निकालती है एक वाल्व के थ्रू जो आपकी नाक में लगेगी और नाक के थ्रू फिर आप वहां से ऑक्सीजन लेंगे, मतलब कि एक नेजल के थ्रू वो निकलेगा और वो नेजल आप अपने जब नाक में डालेंगे उसको वहाँ से फिर आपको ऑक्सीजन मिलेगी। अब ये आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें जो कंसंट्रेटर में जो ऑक्सीजन मिलती है वो 90 to 95% प्योर रहती है। मतलब कि अगर आपको नॉर्मल ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बट माइनर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तब तो आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ऑक्सीजन यूज कर सकते हो। बट अगर आपको कोई सीवियर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है तो सीवियर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम में आपको 99% प्योर ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, लगभग 99% प्योर ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। तो ऐसे में सीवियर प्रॉब्लम्स के लिए आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं लेंगे, लेकिन हाँ माइल्ड और माइनर के लिए जरूर आप लेंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हेल्प आप लेंगे। तो यहां पे देखो, अ कंसंट्रेटर कंसिस्ट ऑफ अ कंप्रेसर एंड अ सीव बेड फिटर। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, कंप्रेसर एंड एक सीव बेड फिटर होता है। तो जो कंसंट्रेटर होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर को स्क्वीज करता है ना, और जो सीव बेड है वो जियोलाइट का बना होता है, मटेरियल जियोलाइट का बना होता है। सीव वेट जो फिटर होता है, सीव वेट फिटर, दैट इज मेड अप ऑफ जियोलाइट, और ये सेपरेट करता है नाइट्रोजन गैस को, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस को सेपरेट करता है। फिर दो सीव बेड्स होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, यहां से लेकर के कैन्यूला, वो कैन्यूला आपके नाक में लगा होता है। कैन्यूला इज जो कि कैन्यूला से फिर रिलीज होती है ऑक्सीजन, कैन्यूला आपके नाक में लगा होता है, वहां से फिर आप ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। यहां पर ई कॉम लॉजिस्टिक्स हेल्थ केयर ड्राइविंग ब्लू ग्रे कॉलर जॉब्स।
मतलब ई कॉमर्स हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, लॉजिस्टिक्स मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक के बीच में जो जो चीज़ें आती हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो गई, पैकेजिंग हो गए, मूवर्स हो गए, है ना, तो ये सारे लॉजिस्टिक्स के अंदर आते हैं। हेल्थ केयर हो गया। तो ऑथर ने ये कहा है, मतलब कि न्यूज़ ये है कि इन तीनों के कारण ही कहना चाहिए कि आपकी थोड़ा बहुत ब्लू और ग्रे कॉलर जो जॉब्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है ना, सो दैट इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे ब्लू और ग्रे कॉलर जॉब्स होते क्या है, मैं पहले आपको दो इंपॉर्टेंट कॉलर्स के बारे में बताना चाहूँगा। एक ब्लू कॉलर होती है, एक वाइट कॉलर होती है। तो ब्लू कॉलर जॉब जो होती है वो कहलाती है, बिल्कुल कहना चाहिए प्रोडक्शन एरिया में जो वर्कर्स होते हैं, प्रोडक्शन में जो वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं वो ब्लू कॉलर जॉब्स कहलाते हैं। और वाइट कॉलर आपके जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल्स जो हो गए वो आपके वाइट कॉलर जॉब में हो गए, और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है कोई, ये सब वाइट कॉलर जॉब। ग्रे कॉलर जॉब्स जो होती हैं ये दे आर मिडवे बिटवीन द वाइट एंड ब्लू कॉलर। वाइट और ब्लू कॉलर के बीच में जो जॉब्स होती है, मतलब जो वर्कर की तरह काम करते हैं लेकिन उसमें पढ़े लिखे और प्रोफेशनलिज्म भी होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो शेफ हो गया या केटरर्स हो गए, केटरर हो गए, तो ये वर्कर्स तो की तरह काम तो करते हैं, बट देर आर सम एलिमेंट्स ऑफ वाइट कॉलर ऑल्सो। तो ये जो मिडवे है, मतलब हाइब्रिड कहना चाहिए वाइट और ब्लू कॉलर का, ये आपका ग्रे कॉलर जॉब्स कहलाते हैं, ठीक है ना। केटरर्स हो गए, ये सारे हो गए, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग टूडेज न्यूज एनालिसिस पार्ट। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।